हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। इतने दिनों से हम हमारे फैसिलिटेटर्स और क्लास टीचर से मिल रहे थे, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। वी आर हैविंग अ गेस्ट वेबिनार आज। तो हमारे साथ आज एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम अमन कालीम है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है जिसका नाम कहानी वाले है। जैसे अक्षय ने आपको लिंक भेजा था और आप लोगों ने आई होप देखा हो, वो बेसिकली क्रिएटिव आउटलेट्स यूज करके सोशल इम्पैक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। वो फिल्म्स बनाते हैं, कैंपेन्स वगैरह करते हैं और ब्रोशर्स वगैरह भी बना के कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को। आई एम नाउ गोइंग टू आस्क Aman to just take over and tell us something about her organization. Aman, hi. Thank you for being a part of this. And Thank you so much for having me. Could you please just talk about your organization a little bit first, and then we can go into the journey? बिल्कुल। तो मेरा नाम अमन है और मैं फाउंडर हूँ कहानी वाले की। कहानी वाले जो है सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करता है। बेसिकली ये बताता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और ये बोलेंगे तो क्या होगा। तो हम बहुत सारी डोनर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशन हैं या गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूएन है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और हम उनकी मदद करते हैं उनका मैसेज अक्रॉस पहुंचाने के लिए। तो वो हो सकता है कि हमें कभी-कभी एडवोकेसी में एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्ट में मैसेज पहुंचाना है, कभी हो सकता है कि वो 6 स्टेट्स में पहुंचाना है, कभी हो सकता है वो 13 स्टेट्स में पहुंचाना है। किस लेवल का इन्फ्लुएंस करना है वो ऑन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट डिसाइड होता है। इसमें हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिविटी का बहुत एलिमेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप कोई भी बात बिना क्रिएटिव हुए कह नहीं सकते और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल भी सीख नहीं करेगी बात अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं। तो मेरी संस्था ये करती है, बेसिकली कहानी वाली ये करती है और 2.5 साल पुरानी है और हमारी अभी 14 लोगों की टीम है और हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। मैं पिछले जब 5 लोगों की टीम थी तो मैं सोचती 5 ही रहेंगे, उसके बाद फिर मैंने सोचा 7 होंगे, तो मैं हमेशा रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ। 14 लोगों की टीम है, ज़रूरत 30 की है। तो वेरी मच एन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रगल इन रियल वर्ल्ड। तो ये है मेरी कहानी, मेरी और मेरी कहानी वाले की कहानी। और अमन, आप अपने बारे में जरा हमें बताइए, आपने कब डिसाइड किया आप ये कुछ ऐसा करेंगी या फिर यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? ये बिल्कुल। तो मैं असल में मैं मेरी ट्रेनिंग फ़िल्म की है। मैंने फ़िल्में बनाना सीखा है, प्रोफ़ेशनली मैंने फ़िल्में बनाना सीखा, तो कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज़ है। तो जब मैं अपने कॉलेज से निकली थी तो मैंने एक फ़िल्म बनाई थी ईदियान करके, वो काफ़ी फेस्टिवल्स में जीत गई थी। तो उसके बाद मैं बहुत ही मतलब डेड सेट थी कि मुझे फ़िल्म ही बनानी है, मुझे और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए गोवा फ़िल्म फेस्टिवल में काम किया था, जहाँ पे मैं दुनिया भर की फ़िल्में चुन रही थी। तो मैं कुछ 250 फ़िल्में जो है वो चुनती थी, 1000 फ़िल्में करके। तो मैंने वो काम किया जो बड़े ही आर्टिस्ट के करीब था और उसके बाद मेरा यंग इंडिया फेलोशिप में हो गया। अब वो ऐसा हुआ कि वो पूरा फुल स्कॉलरशिप पे हुआ था, तो इसलिए बहुत आज़ादी थी, बहुत सारा रिस्क लेने की और मेरी उम्र भी 22 साल की थी उस टाइम। तो मैं बहुत आसानी से वो रिस्क ले सकती थी कि मुझे कुछ नौकरी नहीं करनी थी और खाने-पीना आपका सेटल्ड है, अगर आप स्कॉलरशिप पर हैं, वो एक अलग तरह का प्रिविलेज होता है। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने एहसास मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बड़े सारे इंटरेस्टिंग लोग आते हैं वहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहे हैं और गूगल के इंडिया हेड आ रहे हैं और फेसबुक के बड़े सारे लोग आ रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी लगी और वहाँ पर मैंने 3 महीने के अंदर-अंदर अपनी पहली कंपनी की शुरुआत करी। जब मैंने पहली कंपनी की शुरुआत करी तो मेरा एक प्ले हो रहा था, उसको माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया हेड देखने आए थे। तो फिर उन्होंने तारीफ़ करने के लिए वो मेरे पास आए कि भई आपने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो मैंने जाके उनसे बोला ऐसा मेरी कंपनी है और बहुत ही बेशर्मी से बोला ये बात और कोई हिचक नहीं थी कि मेरी कंपनी है, मैंने अभी खोली है और अभी मेरे को काम चाहिए। तो शायद वो मेरे बचपने पर या किस बात पे खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, तो हम उनके वेंडर बन गए और वो शुरू का ही क्लाइंट हो गया हमारा। तो इस तरह से कई सारी ऐसी जगह बड़ी ही बेशर्मी से जाके बोला कि भई ये बिज़नेस धंधा बेसिकली शुरू किया है, अभी क्या करें? और उसके साथ क्या हुआ कि आपका एक क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया उसी 1 साल में जब मैं फेलोशिप में थी, जो कि काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू होता रहा। फिर 5 साल तक मैंने वो कंपनी चलाई और वो अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, वो बेसिकली फ़िल्में बनाती थी फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे और जीवन में करना है, मैं बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। आई वाज़ जस्ट एट अ वर्ज ऑफ कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं हर मतलब महीने के 25 दिन घर के बाहर नहीं रह सकती।
तो फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने एक फिल्म बनाई, शादी सेक्स और परिवार। वो फिल्म हर जगह पूरी दुनिया में स्क्रीन हुई है, और उस फिल्म के साथ मैं बड़ी सारी और चीजें हुई। मैं एक फेलोशिप होती है फुल ब्राइट की, जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए होती है, हर्बर्ट हम्फ्री, वो मुझे मिल गई। और उसके बाद मैं एक यूएन का टाइटल होता है मेक अ डिफरेंस लीडर, वो मैं बन गई। कई सारी चीजें हुई उसके साथ। फिर मैंने कहानी वाले शुरू किया। कहानी वाले जब मैंने शुरू किया, तो उसका आइडिया ये था कि सिर्फ हम फिल्में नहीं करेंगे, हम ओवरऑल मैसेजिंग करेंगे। हम असल में ये बात जानने की कोशिश करेंगे, लोग कहते क्या हैं, सुनते क्या हैं, जानते क्या हैं, किस लेवल पर हैं। काफी रिसर्च ओरिएंटेड काम है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का काम है। तो जैसे हम वर्चुअल रियलिटी में बहुत सारा काम करते हैं, तो जब हम ये कर रहे थे, तो मुझे हार्वर्ड की फेलोशिप मिली थी, जो कि वर्चुअल रियलिटी थी। तो मेरा काम जो हार्वर्ड में है, वो ये है कि मैं वर्चुअल रियलिटी में जगह बनाती हूँ। तो वहाँ पे जो फेलोशिप थी, वो मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने कई सारी चीजें सीखी। फिर वापस आकर के वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई। तो ये है कहानी वाले और मेरी कहानी। मतलब उसमें कुछ बहुत ही ड्रामेटिक नहीं है, हर जगह ही हसल है, बट हाँ। तो अमन, काफी इंटरेस्टिंग आई थिंक स्टार्ट रहा है टॉक का। आपने काफी कुछ अभी हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, जो जो आपने अचीव किया है। आई एम श्योर हमारे दोस्तों को ये बड़े बड़े नाम उन्होंने सुने होंगे, हार्वर्ड, यूनाइटेड नेशंस, कई नाम सुने भी नहीं होंगे। हाँ। लेकिन आप एज अ पर्सन कौन है, राइट? और आप एंटरप्रेन्योरशिप की इस सीढ़ी पर मतलब आई कैसे? आपको ये दिशा कैसे दिखी? आपने कब सोचा आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में कि मैं एंटरप्रेन्योर ही बनूंगी? वो जर्नी कैसी थी आपकी? तो मैं एक तो मैं पूरे मतलब मैं 9 शहरों में पली बड़ी हूँ। मैं एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। मेरा घर, मैं अभी अलीगढ़ में हूँ। मैं एक बात बता दूँ सबको, मैं दिल्ली में भी नहीं हूँ, मैं अलीगढ़ में हूँ, जहाँ पे मेरे माँ-बाप रहते हैं। और मैं बड़े ही पेट्रियार्कल समाज से हूँ, जहाँ पर औरतों को जो है बोलने की बड़ी स्ट्रगल होती है, आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मैं ऐसे समाज से थी, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं बाहर निकल पाऊँ, मैं अपनी आवाज़ रख पाऊँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे ये बड़ा था कि मुझे बोलना है। अब वो पता नहीं क्यों था, मुझे नहीं मालूम, शायद औरत को इतना दबा दिया जाता है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। तो मुझे बस भागना था अपने घर से। और बहुत सारे लोगों को होता है हिंदुस्तान में। तो मैं, जो मुझे पहला मौका मिला, मैं भाग गई। अ, मतलब दिल्ली में पढ़ने चली गई। अब दिल्ली में पढ़ने चली गई, फीस बड़ी कम सी थी, तो मतलब माँ-बाप को भी इतना प्रेशर नहीं था, वो क्या ही बोलते। तो 4000 फीस थी साल भर की। तो गवर्नमेंट सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी मैं, और ठीक था, अपना खर्चा मैं डिबेट विबेट करती थी उस टाइम, तो 2-4 हज़ार इधर-उधर कमा लिए, खर्चा निकल आता था। तो एंटरप्रेन्योर ऐसा कोई वो नहीं था कि हाँ, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है उस समय। वो नहीं था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मुझे कुछ बनना है। मुझे कुछ बनना था। और जब मैं कुछ बनना था, तो जब ये था, तो एंटरप्रेन्योरशिप वो अपने आप बहुत सारी चीज़ों का सम्मेलन है। वो बहुत सारी चीज़ें मैंने और करी, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये एक रास्ता है कि आप ले सकते हैं, कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं यहाँ पर। वो एक ऐसा सोच करके नहीं कि मतलब मुझे कोई जो एंटरप्रेन्योर की शोशेबाज़ी है, उससे कोई मतलब नहीं है, आज भी नहीं है। मतलब आज भी मैं बहुत बहुत ही फ़ोकस्ड वे में एंटरप्रेन्योरशिप पसंद करती हूँ कि हाँ भाई, कितना पैसा आया है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, तुम्हारा बॉटम लाइन कितना मीट कर रहा है, तुम्हारा कैश फ्लो कैसा है, तुम्हारे लोग कैसा फ़ील कर रहे हैं, तुम्हारा क्लाइंटेल कैसा है। बाकी सब जो है वो बकवास है, एक्स्ट्रा स्टफ जो है। मुझे आज भी ये लगता है, बाकी सब पीआर है। तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के ग्लिटर से कोई मतलब नहीं था, कि मुझे ग्लिटराटी नहीं बनना। मुझे सच में कुछ करना था अपनी ज़िंदगी में, और मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं मेहनत करूँगी, तो शायद मैं इसे ढंग से कर सकती हूँ। तो ये किया मैंने इसलिए। तो कोई ऐसा विचार नहीं था कि हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योर्स को देख कर के। हाँ, नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है अमन, क्योंकि अब पिछले 2 दिनों से कल हमारे साथ मरियम थी, लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 मेल एंटरप्रेन्योर्स थे, जिनसे बहुत सारी जो हमारी फीमेल दोस्त हैं आईटीआईज की, वो सब यही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एक तो मतलब आपकी क्लास, राइट, लाइक जो आपका लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास आते हैं, राइट, अपॉर्चुनिटीज वहां पे कैसे कम होती हैं? और एक, जब आप एज अ वुमन पैदा होते हो, राइट, लाइक एज अ गर्ल पैदा होते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज उसके कारण कितनी कम होती है? एक हमारा मकसद इस पूरे पायलट में आधी
मतलब आधे लोग जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो महिलाएं हैं, राइट, लाइक वो आईटीआई की गर्ल्स हैं। तो उनके लिए ये काफी सही रहा कि उन्हीं की तरफ से काफी क्वेश्चन आए इसके ऊपर। तो मैं आपसे थोड़ा सा, आप अगर एड्रेस कर सकती हैं इसको कि औरतों के लिए रियलिटी अलग कैसे होती है, और पेरेंटल प्रेशर और ये सब चीजें जो बहुत रियलिटी डिफरेंट कर देता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि हमारे अभी चैट पे भी बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं एक्चुअली, जो कि इस बारे में जानना चाहती हैं। तो मुझे लगता है, मैं एक बहुत बड़ा बायस बता देती हूँ, मुझे लगता है औरतें बेहतर लीडर होती हैं। मैं एक अनबैशेडली ये बात कहती हूँ, मर्द जो है अभी भी दुनिया में आप देख लीजिए, अभी भी बहुत एंगला मर्केल से लेके जसिंदा जो है, जो मुल्क जो है औरत लीड कर रही है वो होश में है। तो इस सब के बीच में तो मेरा बड़ा बायस है भाई, बहुत खुलेआम में बोलती हूँ, मुझे लगता है औरतें बेहतर करती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो बड़े चैलेंजेस से आती है, उन्होंने अपने जीवन में बड़े चैलेंजेस देखे। ऐसा नहीं कि मर्द चैलेंज नहीं देखते, मर्द बचपन में जब ग्रो अप करते हैं तो उस तरह के चैलेंजेस नहीं देखते जिस तरह की औरत देखती है। उनके चैलेंजेस अलग समय में आते हैं, उस समय आते हैं जो लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है, जो उनके फॉर्मेशन का पार्ट है। औरतों की फॉर्मेशन का तो हमें घर से बाहर निकलना जब चैलेंज हो जाता है कि भैया आपको दूध लेने आना है, वो चैलेंज है, कितने लोग टोक देंगे। तो तो आपका जो हसलिंग का दिमाग होता है वो अलग ही लेवल पे चलता है कि आप हर चीज मेजर करते हैं कि कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो पहली बात तो ये, तो मेरा ये बायस, मेरा ये बहुत मानना है कि औरतों को और एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। और मैं सिर्फ जहाँ पढ़ाती हूँ वो इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि वो लड़कियां हैं वहां पर, और मैं चाहती हूँ वहां से जितनी एंटरप्रेन्योर निकले बहुत मुझे खुशी होगी। मुझे 1000 जगह बोला जाता पढ़ाने की, मैं एक ही जगह पढ़ाती हूँ जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन लीडरशिप कॉलेज। तो मेरा तो बायस है। दूसरी चीज, जहाँ तक क्लास और जेंडर की बात, तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसको अंडरमाइन करना या इसको कहना कि नहीं हो जाएगा सबसे, आपको बहुत रिजिलियंस, जो बात एक शब्द होता है रिजिलियंस, ताकत गिर करके खड़े होने, वो एक बहुत ही फंडामेंटल है। मुझे लगता है जो लोग फोकस और रिजिलियंट होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। उनको, आपको पहले अपना एप्टीट्यूड देख लेना चाहिए कि आप इतना झेलने की क्षमता है नहीं आपकी, और जीवन आप कितने में जी सकते हैं। कि आप पहले दिन जाएंगे और ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम आप लैंड कर जाएंगे और आपको जो है 2 मिलियन का सीड फंड मिल जाए, वो नहीं होने वाला। तो बहुत ही रियलिस्टिकली अप्रोच करना, इसमें आपका फायदा नुकसान दोनों है। लड़कियों को क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप बेटर इक्विप्ड होते हैं, अगर आप करेंगी तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बेहतर करेंगी, और इसीलिए आपको करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास करके ये चांस लेना चाहिए। बहुत जरूरी है कि औरतें ये चांस लें क्योंकि वो बेहतर होते हैं। आप गांव में भी देख लीजिए, एसएचजी औरतें ही चला रही होती हैं, मर्द नहीं चला रहे होते। और अभी हमने विमेन लीडरशिप पे बिहार में बहुत सारा काम किया है, सारी औरतें। तो जब औरतें कर रही होती हैं तो बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं। तो ये अपने आप में एक आत्मविश्वास के साथ अप्रोच करना चाहिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ। एक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अपना बिल्ड करो, अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने टीन ईयर्स से 20s में जब हो तो ये अपने आप में विश्वास करना सीखें। आप अपने पार्टनर से ना ढूंढें, अपने माँ बाप से ना ढूंढें, अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने आप में। आप पढ़ें, आप किताबें पढ़ें, आप लोगों से मिलें, बात करें, सीखने की कोशिश करें, जितना जान सकते हैं उतना जानें, और ये खुद में इन्वेस्ट करें, ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो हुआ है वो यही अंतर था कि मैंने ये किया, मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया। मेरी ये समझ में आया कि मुझे और चीजों से मतलब नहीं है, मुझे ये करना, और ये बहुत जरूरी है। ये अभी तक मेरे लिए बहुत एडवांटेजियस साबित हो रहा है, बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्लास की। एंटरप्रेन्योरशिप अभी तक जो है वो इस तरह की रही है कि सिर्फ एक सर्टन क्लास के लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफी चीज चेंज होती है। अभी आपके पास भी वही एक्सेस है, और खासतौर से अब तो और ज्यादा हो गया, जो किसी भी अमीर बच्चे के पास। तो अगर आपने सच में मन बना लिया तो पॉसिबिलिटी बहुत है। हो सकता है कि आपके पास ज्यादा लिमिटेशंस होंगी, लेकिन आप बेहतर एंटरप्रेन्योर होंगे क्योंकि आप खर्चा भी उसी हिसाब से करेंगे, आप रोक रोक के खर्चा करेंगे। संजीव पिकचंदानी जो नौकरी.com चलाते हैं, उनसे मेरी बहुत शुरू में बात हुई थी। मैं ऐसी यंग इंडिया फेलो जब थी, 22-23 साल की थी, वो सुन रहे थे मेरी बात। तो
उन्होंने मुझसे कही थी ये बात, तो मेरे दिमाग में एकदम गड़ गई थी, पैसा कौन दे रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बताओ। तो बाकी सब जो है, और नॉन प्रॉफिट में जब एंटरप्रेन्योरशिप लोग करते हैं, तो ये बात बहुत बार जब भी मैं सिखाती हूँ, जब भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ, तो हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि इस पे हमेशा फोकस रखते हैं। और जब आप लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या आप एक सर्टेन तबके से आते हैं, तो आपको बहुत होश रहता है इस बात का। जो मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क लें तो आप बेहतर इक्विप होते हैं करने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल हिचक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, आसान कुछ नहीं होने वाला, जीवन में वैसे भी कुछ नहीं आसान, लेकिन यू आर बेटर इक्विप टू हैंडल इट। Women are better equipped to handle it. People with lower middle class or even less than that are better equipped to handle it. आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ और करेज, जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, करेज के साथ सीखने की कोशिश अगर आप करते रहेंगे, बहुत पॉसिबिलिटी है आज की दुनिया में। वेरी इंस्पायरिंग अमन। मेरे सवाल का जवाब नहीं, एज लॉन्ग एज हमारे दोस्त जो है उनके सवालों का, और काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी आप YouTube तो नहीं देख सकती, लेकिन काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं लाइव चैट पे भी। मैं आपसे पहले तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारे दोस्तों के दिमाग में भी रहता है, मुझे मालूम है। आप जॉब क्यों नहीं करती? मैं कर नहीं सकती। मुझे कोई रखेगा नहीं। अच्छा, मुझे नहीं लगता मुझे कोई नौकरी देगा। अब मुझे लगता है ऐसा क्यों? अरे मैं बड़ी मनमौजी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मेरा कैलिबर जो है वो अपना फुलेस्ट पोटेंशियल रीच नहीं करेगा अगर मैं नौकरी करूंगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, मुझे नई नई चीजें करने का शौक है, मुझे अपने अपने प्रोजेक्ट चलाने का शौक है, कौन करने देगा वो मुझे। और तीसरी बात ये है कि मेरा टेम्परामेंट जो है, जो एटीट्यूड, टेम्परामेंट की रिस्क लेने की एबिलिटी है, लोगों को साथ लेके चलने की एबिलिटी है, जनरली आप किस स्पेस में कैसे लीड करते हैं और कैसे अपनी बात को रखते हैं, आर्टिकुलेशन की एबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेहतर है। अब जब मैं देखती हूँ, पहले मुझे नहीं लगता था, पहले मैं बहुत झेलती थी और पहले मुझे लगता था कि मैंने क्यों अपना जो है सर ओखली में डाल दिया। बट अब मैं जब when I look back in hindsight, I feel that it was a much better decision. आई थिंक ये काफी अच्छा है। मैं इसको रिपीट भी करूंगा अपने जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं और जो बाद में भी रिकॉर्डिंग देखेंगे कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक ये थिंकिंग रहती है सोसाइटी से भी कि जो मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, और या फिर जो औरतें हैं वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकती। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो आप लोग सुन रहे हैं अमन की बात, आप रिवाइंड करके दोबारा दोबारा सुनिए जब तक आप ये समझ नहीं लेते, और उसके बाद हम इसके ऊपर डेफिनेटली डेप्थ में तो बात करेंगे। अच्छा, अब हम थोड़े ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे। तो मिस एसपी का क्वेश्चन है कि मैम आपको फिल्म बनाने में इंटरेस्ट कब से आने लगा? तो बड़े सबका हिंदुस्तान में सबकी यार जिंदगी जो होती है ना वो फिल्मी होती है। हम प्रेम भी एक्सट्रीम करते हैं, हम माँ बाप से रिलेशनशिप भी हमारी एक्सट्रीम्स होती हैं, हमारा स्कूल लाइफ भी बड़ा एक्सट्रीम सा होता है सबकी। अगर आप किसी की कहानी सुनेंगे ना, उससे फिल्म बन सकती है। तो मैं असल में सोचती थी कि मैं लिखूं, लेकिन अब जब मैं कॉलेज गई तो भाई मुझसे लिखने वाले बड़े बेहतर थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इतना अच्छा तो नहीं लिखती हूँ, ढंग का लिखती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं लिखती हूँ। तो कमाई तो इससे नहीं होने वाली। तो फिर मैंने क्योंकि मैं जब कॉलेज में गई थी मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म का कॉलेज है, कि फिल्म में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसी मैंने अपना MA 19 ईयर्स में शुरू किया था, थोड़ा तेज पड़ा है। तो जब मैं 19 साल की उम्र में गई तो फिर मुझे पता कुछ था नहीं, सोचा था लिखूंगी, स्क्रीन राइटर बन जाऊंगी। फिर पता चला कि बहुत बेहतर लिखने वाले हैं, तो फिर फिल्में देखना शुरू किया, तो फिर पता चला भाई दुनिया में बहुत बेहतर फिल्में बनाते हैं लोग। फिर इट्स वेरी मच लाइक लव एट फर्स्ट साइट। आपको कोई चीज आप बहुत अच्छी आप देख लेते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो वैसा रिश्ता है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं आर्टिस्ट तो फंडामेंटली रहूंगी, वो कहीं नहीं जाने। इंटरेस्टिंग। प्रियंका सिंह का क्वेश्चन है आपसे कि मैम आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आई अपना स्टार्टअप करते हुए या कहानी वाले स्टार्ट करने में?
कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी नहीं आई ये सवाल है। तो आई थिंक पहला चीज ये होता है कि हमेशा जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आपका सीड कहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो मेरे केस में ये था कि मेरा, क्योंकि मैंने अपना नेटवर्क इतना बना लिया था तो मुझे पता था कि कौन कौन लोग मुझे काम दे सकते, तो मैंने उन सब लोगों को जो है सबका पीछा किया कि भाई तुम लोग कौन कौन काम दे सकते हो मुझे। तो पहले मैंने काम लिया, तो उसके बाद अपनी कंपनी शुरू करी। तो आई थिंक वो एक स्मार्ट डिसीजन था एक तरह से, इफ आई लुक बैक। तो कैश फ्लो का आपको बहुत समय तक प्रॉब्लम होगा, वो हर स्टार्टअप को होता है। लोग आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा फिगर आउट करने में सही लोग कौन है जो आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप शुरू के स्टेजेस में स्पेसिफिकली आपको वही लोग चाहिए जो आपके वैल्यू सिस्टम से बहुत अलाइन करते हैं। आप स्किल पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन आपके वैल्यू सिस्टम पे आप कॉम्प्रोमाइज, तो वो बहुत जरूरी होता है। उसको थोड़ा समय लगता है, वैल्यू सिस्टम एटीट्यूड दो चीजें, उसको थोड़ा समय लगता है फिगर आउट करने। तो किसी भी की तरह हमें भी समय लगा फिगर आउट करने में। अरे ऑफिस चलाएंगे कहाँ पर, जगह भी तो चाहिए होती है, तो उसका भी खर्चा होता है, तो वो भी फिगर आउट किया। अभी तक भी बहुत सा, हर रोज एक नया चैलेंज है। आप सुबह उठेंगे आपको हर रोज जो है 5 प्रॉब्लम मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप पे, तो अनगिनत चैलेंज है, हर रोज ऑपरेशनल चैलेंज होता है। नॉर्थ ईस्ट में फलानी चीज हो रही है, मेरा सरदर्दी इंडिया, अभी 4 जगह शूट हो रहे थे मेरे, अभी कोविड से पहले की बात है, ये 4 जगह 4 स्टेट्स में शूट हो रहे हैं मेरे, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब हर जगह प्रॉब्लम जो रही वो आ रही है आपके पास, इस पे ये कर दिया, ग्राउंड पार्टनर नहीं अवेलेबल है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत और आप हर वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहते हैं। दूसरा, मेरे माँ बाप भी कोई बहुत खुश नहीं थे मेरी एंटरप्रेन्योरशिप से, मैं आपको ये बात बता दूं। शुरू में ऐसा नहीं होगा कि आपके माँ बाप बोलेंगे हाँ बेटा जाओ करो, तुम अपना जीवन जी लो। समय लगता है, जब तक आप सच में सक्सेसफुल उनके नजर में नहीं हो जाएंगे तब तक वो कहते रहेंगे बेटा नौकरी कर लो, बेटा अभी भी समय नौकरी कर लो। तो वो थोड़ा आत्मविश्वास आपको अपने ऊपर रखना, वो आप अपने ऊपर रिस्क ले रहे हैं। तो मेरे माँ बाप को भी वही कहते थे। हाँ, शादी के लिए दिन रात हर लड़की के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। हाँ भाई शादी कर लो, अब तो शादी कर लो, अब क्या टाइम, अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो शादी कर लो। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इस समय शादी करी तो मैं इस टाइम जो हूँ अपनी कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाऊंगी, ना मैं अपने पार्टनर को समय दे पाऊंगी, ना मैं अपनी कंपनी को समय दे पाऊंगी। और मुझे उस टाइम प्रायोरिटाइज करना था चीजों को, तो मैंने अपनी कंपनी को समय दिया। ये सारी चॉइसेस जो होती है बहुत सोच विचार करके करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि आपका एटीट्यूड है नहीं इतनी सैक्रिफाइसेस और ये सारी चॉइसेस करने का। तो ऐसे उसकी धुन में नहीं होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत रियलिस्टिकली सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। अच्छा, एक और चीज थी कि मेरी जरूरतें बहुत कम थी जीवन में, मेरा कोई ऐसा बहुत अनरीजनेबल लाइफस्टाइल नहीं था कभी। तो मुझे रिस्क लेने की, और मैंने अपने माँ बाप से पैसा नहीं लिया था कभी, मैंने पढ़ने के लिए भी नहीं लिया था, और जब मैंने कंपनी शुरू करी थी तब भी नहीं लिया था, मैंने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो वो सारी चीजें जो है ना बहुत पॉजिटिव थी मेरी, तो मेरे माँ बाप बहुत कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने अपना पैसा कैसे इकट्ठे किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? मैंने कैसे इकट्ठा किया था? अरे मैंने पहले कंपनी चलाई हुई थी ना अक्षय, तो कॉलेज से कंपनी शुरू करी थी, हाँ। कॉलेज से जब कंपनी शुरू करी थी तब से पैसा इकट्ठा करी थी। तो मतलब आई थिंक ये एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एटलीस्ट दोस्तों के लिए कि आपने पढ़ते पढ़ते साइड में कुछ कंपनी स्टार्ट कर ली थी, जिसके है ना, जिससे आपने पैसा एक्चुअली में जोड़ के कॉलेज के बाद किया था, राइट? तो आई थिंक इसके ऊपर मैं स्पेसिफाई इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि आई थिंक सबके लिए रिस्क होता है, राइट? कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो, आप पढ़ भी नहीं रहे, जॉब भी नहीं कर रहे, सबके पीछे पड़ जाएंगे, माँ बाप छोड़ो रिश्तेदार भी पीछे पड़ जाएंगे, पड़ोसी भी पीछे पड़ जाएंगे कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा, राइट? जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, तो आप चाहे पार्ट टाइम जॉब करिए, चाहे आप छोटी सी कंपनी चला लीजिए, तो आप अपने पैसे जोड़ने लग जाइए, राइट? इसी के ऊपर आपको कोई इंक्यूबेशन सेंटर में भी थे आप, इंक्यूबेशन लैब में भी थे क्या आप? हाँ मैं थी, एक तो मैं अशोका में ही थी। तो मुझे एक्चुअली, और मैं आज भी ये डेट है कि मैं सब अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करती हूँ, आज भी ये बदला नहीं है। आज भी मैं इंक्यूबेशन के लिए लिखती हूँ, आज भी मैं एप्लीकेशन फॉर्म्स करती हूँ
बड़े फंडिंग के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमारे दोस्तों को ये भी थोड़ा सा बेसिक बताइए, आपकी इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है, क्योंकि तो उनको ये नहीं आप पता है अभी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इंक्यूबेशन क्या होता है। तो फंडामेंटली ये होता है कि अच्छा, मैंने कहानी वाले के शुरू के टाइम में, क्योंकि मैं इंक्यूबेशन में थी तो मेरे को पैसे मिलते थे, तो मैं तनख्वाह नहीं ले रही क्योंकि मुझे इंक्यूबेशन से पैसे मिल जाते, तो मुझे जरूरत नहीं थी तनख्वाह लेने की, मैं और लोगों को पैसे दे पा रही। तो ये सारी चीजें ना, क्योंकि मेरा पैसा कहीं और से आता था, या मैं पढ़ा लेती थी, मैं पढ़ा लिया तो उससे ढंग से पैसा आ जाता था, और उसकी वजह से मैं मेरा खर्चा जो है वो जरूरी नहीं था कि मैं कंपनी से निकाल, जब तक वो बिल्ड नहीं हो। अब वो अलग बात है कि उसको साल भर बाद वो बिल्ड हो गई, फिर मैं सैलरी लेने लगी, लेकिन मैंने साल भर तक नहीं ली, और मैंने और बहुत सारी चीजें करी। तो इंक्यूबेशन जो होता है वो असल में ये होता है कि आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आइडिया, आपको सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत होती है, तो आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, आपको साथियों की जरूरत होती है जो आपको फीडबैक दे सकें उस टाइम, आपको हो सकता है पैसे की जरूरत हो। तो इंक्यूबेशन वो होता है जो उस आइडिया को अगले लेवल तक ले जाता है। तो हर तरह का इंक्यूबेशन होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, उससे कम का भी होता है, बट आइडिया को जो है वो बढ़ा सके, एक चीज होता है। फिर उसके बाद एक्सीलरेटर, कि आप ऑलरेडी एक स्टेज पर हैं और उस स्टेज से आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो आप ऑलरेडी, आपका टर्नओवर मान लीजिए $1 मिलियन है, यानी कि 7 करोड़ के आसपास है, आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो आप एक्सीलरेटर में जाते हैं, जहां पर आप ये सीखते हैं कि आप अगला स्टेज कैसे पहुंचे। तो अब हम वो भी अप्लाई करते हैं अभी भी, तो हम हर जगह हाथ पैर मारते हैं basically। तो आई थिंक एक वो हाथ पैर हर जगह मारना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, राइट। और मैं अपने दोस्तों से ये भी कहूंगा कि इंक्यूबेशन लैब क्या होता है, जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमारा इस पायलट का लास्ट जो पड़ाव है वो इंक्यूबेशन लैब होगा। उसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, अभी तो कोर्स खैर शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आपको आई होप थोड़ा सा आइडिया मिल गया है जो अमन ने बोला। अमन, नेक्स्ट क्वेश्चन सृष्टि का है कि मैम जब आप फिल्में बनाती हैं और उसके बारे में सोचती हैं, तो आपकी हेल्प कौन करता है या किसने की थी, और आपको कैसे लगता है कि आपकी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। आई थिंक ये फेलियर को भी थोड़ा कवर करने का क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं फिल्में हमेशा पैसे के साथ बनाती हूँ, पहले मुझे पैसा मिल जाता है उसके बाद फिल्म बनाती हूँ। पहली बात तो ये बता दूं मैं कि मैं बॉलीवुड में काम नहीं करती हूँ। मुझे मान लीजिए एक बड़ी संस्था है जिसने कहा है कि उसको अपना कम्युनिकेशन करना है, तो मैं उनके लिए फिल्में बनाती हूँ। तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि कितनी देर की बननी है, कितना पैसा मिलेगा मुझे। तो पहली चीज तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा टेस्ट आउट करती हूँ अपनी फिल्में बनाते टाइम कि थोड़ा सा ऑडियंस फीडबैक हो जाता है। तो एक चीज होती है फोकस ग्रुप, जो बेसिकली ये होता है कि आप कुछ लोगों से बात करते हैं, फिल्म के फीडबैक, फिल्म को दिखाते हैं, देखते हैं कि लोग कैसा कैसा फील कर रहे हैं फिल्म देखने के बाद। तो हमारी जितनी बड़ी फिल्में होती है मैं हमेशा फोकस ग्रुप करती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप एक्सपीरियंस से गैदर करते चले जाते हैं कि अच्छा ये करेंगे तो और बेहतर होगा, तो मैंने भी वैसे ही गैदर करी, करते 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 आया है, ऐसे पहले दिन में नहीं आया। तो और जहां तक फेलियर की बात है, तो भाई फेलियर तो होने ही है ये तो मान के चलो, ऐसा तो जीवन में कोई बना ही नहीं जो हमेशा जीतेगा। और आई थिंक जब, और सॉरी ऑन द बोलिए बोलिए। तो और ही होना है, मतलब हर रोज का ही है। तो अगर 100 लड़ाइयां लड़ रहे हो, 90 लड़ाइयां हारोगे, 10 जीतो। तो मैंने अपने मेरा एक बड़े क्लाइंट है, उनसे मैंने कहा था दो ही फीलिंग होती है, या तो असीम खुशी होती है, असीम दुख होता है। एंटरप्रेन्योरशिप ये दो फीलिंग के बीच में रहता है। तो फेलियर तो होगा, और थोड़ा सा दिल मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे एकदम डिप्रेस नहीं होना है कि ये फेलियर एकदम डिफाइनिंग हो गया कि आपके जीवन को लिमिट कर देगा। हर रोज फेल करेंगे आप, बट ये कोशिश करनी है कि वो फेलियर जो है अगली बार वैसा ही ना हो, आप नेक्स्ट स्टेप जो है उससे बेहतर करें। तो मैं भी बहुत हारी, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत जगह जो है क्लाइंट से पैसे नहीं दिए हैं, डील्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं, बहुत सारे लोगों को काम नहीं अच्छा लगा है, बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स नहीं, तो बहुत सारा फेलियर। और हर फेलियर से सीखा है, ये है कि हाँ इससे अच्छा ये बेहतर करते तो हो जाता। अगर हम एक प्रपोजल लिख रहे हैं और हमें नहीं मिला है, और अच्छा क्या गलती है, हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा क्यों नहीं मिला, क्या बात। तो क्या ये वजह थी कि हमने एड्रेस नहीं किया प्रॉब्लम को, क्या ये वजह थी कि उनको हमारा काम नहीं पसंद आया, क्या ये वजह थी कि उन्हें पता नहीं है हम कौन है। तो हम उसको हमेशा सोचते हैं उस बारे में कि क्या बात है कि नहीं हुआ, उसका रिफ्लेक्शन ये हमेशा करते हैं उस पर।
आई थिंक मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे फेलियर होता है राइट, और तो मतलब ये कहते तो बहुत लोग हैं कि भाई फेलियर से अच्छे से आप डील करा करो और बार बार गिर के सीखा करो, लेकिन आपके साथ पर्सनली जब कोई फेलियर होता है और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फर्स्ट थॉट क्या आता है और आप उस थॉट के बाद अपने आप को पिकअप कैसे करते हैं? ना तो तो मैं ना मैंने जब शुरू में काम करना शुरू किया था, शुरू में काम करने के उसके बाद भी मेरी करियर में भी मैं बहुत ही फेलियर अवर्स हूँ। मतलब मैं फंडामेंटली बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ फेलियर जब भी होता है, तो बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत अफेक्ट करता है फेलियर। और इससे मैंने बहुत सारा काम किया अपने ऊपर कि ना करे ना करे। तो शुरू में क्या होता था कि मान लीजिए आपने कहीं अप्लाई किया है और एक्स चीज नहीं हुई या नहीं मिला, तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती थी। और बहुत ह्यूमन है उसमें, कोई मतलब मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं इतना जगह हारी हूँ या इतनी इतनी दुखी होती थी। और मैं बहुत ही वो एक होता है ना कि टैंट्रम थ्रू ही हो जाता है इंसान, खिचखिची हो जाती है जिसको आम दाम में खिचखिची हो जाती थी, और आराम से 2 दिन बैठ करके उस डिप्रेशन वाले मोड में रहती। और आज भी वही हालात है, ऐसा नहीं बदला है कुछ। बस ये है कि जो लेवल ऑफ फेलियर है वो बड़ा हो। तो पहले जो था वो फेलियर का लेवल जो था वो छोटा होता था, अब वो क्योंकि बेहतर होती गई हूँ मैं, वो फेलियर बड़े होते गए। जैसे सक्सेसेस मेरी बड़ी होती गई हैं, वैसे ही मेरे फेलियर्स बड़े होते गए। आई थिंक ये लेसन बहुत जरूरी है हम सभी को। आई थिंक अक्षय का इंटरनेट वापस से ब्रेक हो गया। आ गया अक्षय का इंटरनेट। अक्षय आप हो? हाँ, कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेसन है हम सबके लिए कि फेलियर सबकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और कोई भी फेलियर से बच नहीं सकता, आप फेलियर को अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई मतलब मैं इतना सेफ कुछ रास्ता चूज करूं कि हमको फेलियर हो ही ना, राइट। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको फेलियर होगा, अगर आप जॉब करोगे तो भी फेलियर होगा, और एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो भी होगा, राइट। तो आई थिंक जो अमन ने बात बोली कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा इंटरनली, आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब फेलियर एक स्टॉप नहीं है, मे बी शायद पॉज है, राइट। और इसमें डिफरेंस है बहुत बड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है सीखना। मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन। हाँ प्लीज अच्छा मुझे प्लीज। इस पे एग्जांपल देना है। हाँ। तो एक स्कॉलरशिप होती है जो कल्चरल लीडरशिप के लिए होती है। तो यूके की स्कॉलरशिप जिसमें से इंडिया में से, अगर साउथ एशिया में से 4 लोग लेते हैं, और साउथ एशिया में से, एशिया में से 4 लोग लेते हैं, और इंडिया से अगर एक लिया तो लिया। तो मैं उसके आखिरी राउंड तक पहुंच गई थी, और मेरे से पहले जो लोग गए थे वो मेरे टीचर थी, जो मेरे लेट 50s में टीचर थी, वो गई थी। तो मैं उसके आखिरी राउंड तक पहुंच गई। और मैं जब इंटरव्यू देने गई तो फिर मुझे अचानक से एहसास हुआ कि अच्छा ये ना अलग ही लेवल का कंपटीशन है मेरा, और मैं बहुत नर्वस हो गई। और मैं सच में नर्वस हो गई, और वो मैंने इंटरव्यू खराब कर दिया। और उसके बाद मैं वापस लौट गई, और फिर मुझे एहसास हुआ कि इंटरव्यू तो खराब कर दिया, और फिर मेरा हुआ नहीं। तो मैं फिर आराम से हफ्ता भर जो है रोई धोई उस पर। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोती रोती, मैं, मुझे लगता है फेलियर मुझे बड़ा गम होता है, तो ऐसा मैं नहीं प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे दिक्कत नहीं होती अपने फेलियर की। मैं हफ्ता भर रोई धोई। फिर उसके बाद जब मैं अगले इंटरव्यू में गई फुलब्राइट वाले में, तो मैं इतना प्रिपेयर करके गई कि जितनी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन थी ना, सब पता था मुझे पहले से कि क्या क्या हो सकता है। तो राइट। बहुत हाँ भाई। मतलब ये छोटी सी चीज है, लेकिन इससे ना, इस चीज से मैंने कसम खा ली थी कि मेरा, मैं कैसे नर्वस हो गई इस बात को लेकर के। मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आया कि मैं कैसे नर्वस हो गई, और मैं खराब कर दिया अपना अच्छा भला, मतलब बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि अब मेरा होगा नहीं, इतना बड़ा कंपटीशन है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं है, इतना डर के तो नहीं जी सकती कि मैं डर जाऊं। तो फिर मैंने बैठ करके अपनी बहन को बैठाया और अपने एक दोस्त को बैठाया, और जितने पॉसिबल सवाल थे सब उन्होंने लिखे। कुछ 50 सवाल लिखे उन्होंने कि क्या क्या पूछ सकते हैं मेरा प्रपोजल पढ़ करके, और उन सब 50 सवाल पे मैंने जवाब दिया। तो कुछ हमने ये 3-4 घंटे की एक्टिविटी 2-3 दिन करी, ठीक है। और सच में जो
इंटरव्यू हुआ, उसमें उसी में से सवाल थे कि क्या क्या पूछ सकते हैं, और मेरा हो भी गया उसके बाद। तो फेलियर तो भाई बहुत सारा है, हतेरा है, और ऐसा नहीं है कि फेलियर का दुख नहीं है, बड़ा ही दुख है, पर ठीक है, मतलब किसके जीवन में नहीं होता है। सही बात है। और मेरे ख्याल से जैसे आप मतलब क्वेश्चन एक पूछना चाह रहे थे। श्योर और मेरे ख्याल से अमन ने जो कहा बहुत सही स्टैंड करता है, बिकॉज फेलियर ऐसा नहीं है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन है, मतलब अगर आप इंसान हो तो आपको दुख होगा। तो ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स को फेलियर से दुख नहीं होता, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स मेरे ख्याल से, ऐसा कि अमन ने कहा, फेलियर के उस दुख को झेलना सीख जाते हैं और धीरे धीरे और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने काफी तैयारी करी, वो तैयारी ने कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस दिया। तो इनका वो तरीका था, आप लोग भी अपना तरीका इसी हिसाब से ढूंढ सकते हो। एक सवाल अमन मेरे को आया है, और ये प्राइवेट मैसेज में आया है, तो मैं नाम नहीं लूंगा। सवाल है कि सर, मैं ऑनलाइन ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती, बट आप मुझे इसका आंसर जरूर देना। अगर लड़की घर में सबसे छोटी हो और भाई बड़े हो, ऐसे में खुद का बिजनेस तो दूर, फैमिली के बड़े भाई जॉब भी नहीं करने देंगे, तो ऐसे में घर वालों को कैसे कन्विंस किया जाए कि हम कुछ कर सकते हैं और लाइफ में अगर एक मौका मिले तो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है जिसने भी पूछा। तो घर में आप सबसे छोटी हो, और अगर आप, पहली बात तो पढ़ने में बेहतर हो जाए, पहले तो आप मन लगा के पढ़िए ठीक है। दूसरी बात, इतना बढ़िया पढ़िए कि आप जो है वो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप पर आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा करिए कि कोशिश ये करिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। बहुत जरूरी होता है ये औरतों के लिए होना, और यंग लड़कियों के लिए अपने पैर पे खड़ा होने। और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नौकरी वाली जो बात जो है वो अलग है, अभी उस पर आएंगे। थोड़ा सा ऐसा है कि अगर जैसे मैंने भी फेलोशिप्स इसलिए मैं कर पाई क्योंकि मैं स्कॉलरशिप्स की, अगर मुझे फेलोशिप्स में पैसे देने पड़ते मेरे माँ बाप नहीं देते, और उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दे पाती, तो मैं भी इस वजह से कर पाई क्योंकि, तो आपको बहुत फोकस तरीके से वो अप्रोच करना पड़ेगा। तो पहली बात, ना आपको हर बात अपने भाइयों को बता करके परमिशन लेके करने की जरूरत है, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए। पहला फर्स्ट स्टेप ये, जो मेरी पढ़ने में फोकस करके वो करिए। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा बाहर अपने घर के निकलने की कोशिश करेंगे, नौकरी फर्स्ट स्टेप नहीं है, पहले अपने घर के बाहर निकलने की कोशिश करिए। कि आप कोशिश ये करें कि अपने घर के बाहर जा सके और ऐसी अपॉर्चुनिटीज देख सके, यहाँ पढ़ने के बाहर नहीं जा रही है, लेकिन जहाँ पर आप बेहतर लोगों से मिल सके, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको रास्ता बता सके कि क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं आपके लिए। तो ऐसी जगह ढूंढने की जरूरत है। हर कोई घुटन के माहौल में रहता है। मेरे 17 कजिन हैं लड़के, मैं और मेरी बहन 2 ही हैं। आई थिंक अमन ने भी वो लड़ाई लड़ी है, और आप सबको भी वो लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जैसे कि अमन ने बताया। यस। और हर बात पे मत लड़ो, फोकस करके लड़ो किस चीज को लड़ना है। तो हर लड़ाई नहीं जीतने वाले तुम सोच लो तुमको कौन सी वाली लड़ाई करनी है, ठीक है, और एक लड़ाई लड़ो और बहुत जम कर लड़ो। तो जा करके देखो कि कहाँ पे ऐसी, और आपको बहुत सारी औरतें ऐसी मिल जाएंगी जो सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं करती हूँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो लड़कियों को सपोर्ट करती हैं, सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, उनका नॉलेज बेस बढ़ाने में, उनको इक्विप करने में कि वो कर सकेंगी। तो आप वो जगह ढूंढिए, ऑनलाइन ढूंढिए, जनरल स्पेसेस में ढूंढिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, जैसे कि CYCF स्पेस है उसका, वो बहुत अच्छा काम करता है, सीखी बहुत अच्छा काम करता है यंग लोगों के साथ, प्रभाव बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां आप अपने आप को थोड़ा सा बिल्ड कर सकें। उसके बाद आप हर रोज चिक 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 मत करिए, वो आप नहीं जीतने वाले। तो मेरी 2 जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। आप थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए तो फिर घर से बाहर निकलने का सोचिए। और माँ बाप को बैठ के बताना तो पड़े, मतलब रियल कॉन्वर्सेशन एक ना एक दिन आपको करनी पड़ेगी कि भाई मुझे ये करना है, आपको करने देना पड़ेगा। उसमें आपके भाई जो है आपके माँ बाप से ऊपर नहीं हो सकते, और अगर हैं तो फिर अपने माँ बाप को और ढंग से समझाइए। बात ही करने से समस्या का हल होता है, और कोई तरीका नहीं। आई होप मैंने जवाब दिया हो। आप बहुत डिसअपॉइंटेड ना मेरे जवाब से, आपको ये ना लगे कि मैं बड़ा ही प्रिविलेज सा जवाब दे रही हूँ।
बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आपकी अभी तक जितनी भी आपने बातें बोली हैं, जो आपकी जर्नी रही है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। उसी स्ट्रेन में एक्चुअली हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको किसने सपोर्ट और मोटिवेट करा थ्रू आउट योर जर्नी? जब आप फेल हुई, आपके जितने भी फेलियर्स आए, या फिर इवन जब आप स्टार्ट कर रही थी अपना एंटरप्राइज, तब व्हाट वाज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड सपोर्ट? तो ऐसे भाई सपोर्ट वपोर्ट तो था नहीं, सब कोई अगेंस्ट ही था, मत करो, जाके पढ़ा लो, इतना पढ़ा लिखा है, फालतू में सब करने की जरूरत नहीं। सपोर्ट वपोर्ट तो कुछ था नहीं, और मोटिवेशन भी बिल्कुल। मैं लड़की हूँ, मुझे तो किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई जाके तुमको बड़ा ही मीडिया टेक की कंपनी खोलनी है, तुम तो ये सब दुनिया पे छाने वाली हो, तो तुम जो ये सब कर लो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सब बोले ना घर में बैठो रोटी बनाओ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, शादी करने का टाइम आ गया है, तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? तो किसी ने सपोर्ट वपोर्ट, मैंने खुद पे किया। वो था। अभी लोग अब जो है मेरे माँ बाप को भी समझ आता है, बाहर वाले लोगों को भी समझ आता है, लेकिन शुरू में तो खुद पे किया मैंने। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त ऐसे थे मेरे कि उनका काफी इमोशनल सपोर्ट था, और दूसरा मेरे टीचर्स बड़े अच्छे थे, मेरे रिश्ते अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे थे। तो मैंने हमेशा मेंटर हमेशा रखे हैं बहुत सारे, तो मैं अपनी हर प्रॉब्लम जो है अपने मेंटर्स के पास जाती हूँ। तो मैं एक ग्रुप बना लेती हूँ ऐसे ही 5-6 लोगों का, जो उस तरह का जिनकी जर्नी रही हो जैसी मेरी है, और मैं जब जीवन में थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती हूँ तो मैं उनके पास जाती हूँ। तो आज भी जैसे मैंने अपने मेंटर से बात करी कि क्या करें अपनी कंपनी का कोविड को लेकर के, क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरह से चीजें मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने वो एक सिस्टम जो बनाया, वो मुझे लगता है काफी मदद किया मेरी। और उसमें मेरे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी थे, वो बहुत डेलिबरेटली था, क्योंकि मर्द जब एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं वो बहुत अलग तरह से करते हैं। जब मेरी फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप थी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि तुम अपने खुद के पर नहीं काट सकती, तुम अपने खुद के पर काट रही हो, तुम्हारे पंख खुलने दो, उड़ने दो। और ये बात जिस तरह से उन्होंने कही थी वो मेरे दिमाग में बस गई थी। और ऐसी ही होंगी मैं 24 साल की, 24-25 साल की, जब उन्होंने बात कही थी कि तुमको डर लगता है हर चीज करने में, डर निकाल दो। तो वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत रेलेवेंट था। आई थिंक आपने बहुत सही बोला, सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड मोटिवेशन हमें खुद में ही ढूंढनी चाहिए। इट ऑल कम्स फ्रॉम विद इन। हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये जानना है कि आपने कौन सी फिल्म्स बनाई है, एंड आपने कौन सी फिल्म्स में काम किया है। एंड बिकॉज हमने मेंशन भी पहले किया था कि आपकी सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई वुड आल्सो लाइक यू टू शेड लाइट ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म्स। सो वील सेंड यू, हैव अ लुक एट इट, हम भेज देंगे, आई विल सेंड यू इट, आप लोग देख लो, बड़ी सारी हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अमन की सारी भेजी हुई फिल्म्स डाल दूंगा, तो वापस जरूर आना ये वीडियो देखने, एक और बार इसका रीरन देखना और वो सारी फिल्में भी देखना। Exactly. और आई थिंक अमन ने बीच में एक काफी इंफॉर्मेटिव चीज भी कही थी कि जैसे आपको एक्सपोजर के लिए या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, राइट, कुछ युवाओं वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे प्रभा आप बोल रही थी, फिफ्थ स्पेस, इन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही थी। तो आई थिंक हम वो भी लिंक्स डालेंगे, क्योंकि ये एक माध्यम है जिससे आप सिर्फ इंस्पायर होके आपको ये पता लग सकता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप किस डायरेक्शन में लेना है, राइट। हम आपको इन वेबिनार्स के थ्रू एंटरप्रेन्योर बना नहीं देंगे, पर आपको फर्स्ट स्टेप जरूर पता चल जाएंगे कि क्या करना है, राइट। बाइलैक बहुत अच्छी है, अच्छे, सॉरी, बाइलैक, मानक क्या होगी, बाइलैक। हाँ। तो ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, और मैंने थिएटर भी किया। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो मतलब हम अपने मतलब उद्यम में, जो मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने भी देखा है कि काफी चीजों की अवेयरनेस नहीं होती है, राइट, या आपके पास उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। एक्सेसिबिलिटी में तो खैर बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, पर एक चीज की अवेयरनेस होना भी तब तक आपका दिमाग नहीं खुलता है कि ये सब एक्चुअली चीजें हैं, राइट। तो उसी से रिलेटेड एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके पर्सनल ओपिनियन में यंग एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी, फोकस, रेजिलियंस। फोकस एकदम अनअपोलोजेटिकली फोकस। क्यूरियोसिटी, तुमको हर रोज सीखना पड़ेगा, सीखना शुरू कर दो, और
सीखो, हर रोज सीखो, मतलब नई चीज सीखो। मैं शुरू में जैसे मेरी टीम थी, तो जब मैंने टेलीविजन शो किया तो मैं सबसे यंग थी और मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, और वो 60 लोग पूरा क्रू होता था, सब मुझ से बड़े होते थे। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था क्लास में, तब भी ऐसा ही था। तो उस टाइम मैं अपने आप को ही फिगर आउट करी थी कि मेरा लीडरशिप स्टाइल कैसा हो। लेकिन फिर मैंने और लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, पढ़ा बहुत सारा, इंटरनेट पे देखने की कोशिश करी, तो मुझे समझ आया कि मुझे इस तरह से चीजें करनी है, इस तरह से फैसले करने, इस तरह का फ्रेमवर्क होगा मेरा। तो क्यूरोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये 3 चीजें मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और थोड़ा करेज चाहिए, थोड़ा बेबाक बन जाओ। हाँ अमन, मेरे पास एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये मेरे हमारे दोस्तों ने नहीं पूछा लेकिन मुझे पूछना है। आपने मेंशन किया था कि आपने अपना टीम कैसे बिल्ड किया, पहले 5 लोग, फिर 7 लोग, 14 लोग, एंड आपने जब हमारी बात पहले हुई थी आपने ये भी मेंशन किया था आपकी सारी टीम ऑल वुमेन है। तो मुझे ये जानना है कि आपने मतलब हाउ डिड यू इवन गो अबाउट बिल्डिंग योर टीम, ऐसा डिसीजन कैसे लिया कि मतलब पहले 5 से अब 14 आप लोग हैं एक टीम? तो मैं ये बहुत क्लियर कट डिसीजन होता है। पहले तो आपके पास पैसा ही नहीं देने के लिए लोगों को, ये हमेशा याद रखना। लोग ले आओ, पैसा ना हो तो दिक्कत होती है। तो ये बहुत फंडामेंटल सवाल है। दूसरा, मैं बहुत स्पेसिफिक चीजें देखती हूँ लोगों में कि मैं क्या क्या मेरा वैल्यू सिस्टम उस पर्सन के साथ अलाइन होता है कि नहीं होता है। जैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप जब बिहार में किसी गांव में जा रहे हैं और लोग चाय ऑफर कर रहे हैं तो आप पी लें। आप अचानक से इतना अनकंफर्टेबल ना हो जाए, आप भाषा हर प्रकार की बोल सकें, आप हर जगह एडजस्ट हो सके। तो ये वाली क्वालिटीज ना मैं हमेशा देखती हूँ लोगों में। तो और उसके बाद ऑफकोर्स लिख सकते हैं कि नहीं, और बहुत सारी चीजें। तो जो मेरी पहले 2 लोग थे, वो बेसिकली जो आज कहानी वाले लीड करते हैं, वो दोनों लोग जो थे वो मुझसे सीखने आए थे काम, कि मुझे काम सीखना है। और तब तक मैंने फिल्में अपनी बना ली थी, तो ऑलरेडी नाम था मेरा। तो वो मुझसे काम सीखने आए थे, वो धीरे धीरे करते करते वो इतना ग्रो कर गए कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई। अब ये जो 14 लोग हैं वो सिर्फ पेरोल पे हैं, उसके अलावा और बहुत सारे 30-35 लोग हैं जो नॉन पेरोल पर है। तो वो जो है इस तरह से चीजें ग्रो करती गई कि हमें जरूरत पड़ती गई। लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। वो डिसीजन ये था कि हाँ, पहली चीज कि आप मेरी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप फिट होते हैं नहीं, जो हम कल्चर बिल्ड करते हैं। तो कल्चर वो काइंडनेस का, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का, ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। क्रिएटिविटी का, आप चिल्ला नहीं सकते लोगों पे, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या मतलब गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हम हमेशा देखते हैं। फिर उसके बाद आपका स्किल सेट कहाँ पर, किस लेवल पर है आप अपने स्किल सेट में। तो और we don't just hire people, we have enough probation periods where we test out people। तो हम probation period अपना 6 महीने का रखते हैं, जिससे हम देखते हैं कि लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें इतना स्किल का टेस्ट नहीं होता जितना एटीट्यूड का टेस्ट होता है, कि एटीट्यूड कैसा आपका काम को लेकर। अच्छा, मेरी बिजनेस टीम जो है वो सिर्फ मेरी बिजनेस टीम विमेन टीम है, और विमेन लेड टीम। उसका कारण ये था कि वो डेलिबरेट नहीं है। वो आई थिंक जब आपके बायसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्ट करते हैं। तो ये मेरा बायस है, और ये मेरा बायस एक्ट कर रहा है कि मुझे लगता है कि women should become better business leaders. Now, if I had to choose people that I wanted to train, I made the choice. मैंने वो चॉइस करी। मुझे अगर सिखाना था किसी को बिजनेस, तो मुझे लगता था कि मुझे लड़कियों को सिखाना। तो मेरे साथ जो भी काम कर रही थी वो लड़कियां थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ बेटर काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है मेरी टीम में, अच्छे खासे लड़के भी हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टीम के लिए मुझे लगा था कि बेटर फिट है। वो बात समझ पा रही थी, उनमें पेशेंस अधिक था, वो टेम्पर नहीं लूज करती थी, और उनमें एबिलिटी टू हसल, जो हसलिंग शब्द है कि आप अपना हाथ पैर मार रहे हैं, वो ज्यादा।
तो वो बाय डिजाइन नहीं था, वो डिफॉल्ट मोड, मेरा जो डिफॉल्ट मोड है वो दिख गया उसको। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है। सब सब कहते हैं हर एंटरप्रेन्योर्स की कुछ वीकनेस और स्ट्रेंथ होते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, प्लीज हमें बताइए। ऐसी लिस्ट है मेरी वीकनेसेस, मेरी वीकनेस आई थिंक, अच्छा मैं स्ट्रेंथ से शुरू करती हूँ। आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ है लोग। आई थिंक मैं लोगों की टीम्स बहुत बढ़िया बिल्ड कर लेती हूँ। लोग विश्वास जल्दी कर लेते हैं। आई थिंक मैं सेल्स ठीक कर लेती हूँ, और मेरा सेंस ऑफ विजुअल बहुत क्लियर रहता है। मतलब मेरा कोर कॉम्पिटेंसी बहुत सॉलिड है। जिस चीज का मैं बिजनेस करती हूँ उसमें मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, वो बहुत सॉलिड है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मुझे। तो मुझे लगता है कि वो है। वीकनेस बहुत सारी हैं। वीकनेस मैं कभी कभी जो है डिसीजन मेकिंग जो है मेरी, मैं सोचती ज्यादा हूँ। तो डिसीजन मेकिंग जो है मेरी, वो आप फट से नहीं जवाब दे, फट से नहीं मेरे पास जवाब होता है, मैं समय लेती हूँ, जो कि एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, नहीं हो सकता। मैं जब हारती हूँ तो ऐसे डिप्रेस हो जाती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। मैं हार्ड टू वर्क विद हूँ, क्योंकि मेरी आस्क बहुत अधिक होती है। मैं जैसे काम करती हूँ मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी वैसे काम करें, और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि आपका कैलिबर सबके बराबर का कैलिबर नहीं होता। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं गंदा काम देखती हूँ। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तो वो गंदा ड्राफ्ट नहीं आ सकता। और आई थिंक मैं उस पर काम कर रही हूँ अपनी उस इशू पर बहुत, कि मैं उसको एड्रेस कैसे करूँ। मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं आई थिंक नेटवर्क भी ठीक कर लेती हूँ। स्ट्रेंथ में जो है कि मैं नेटवर्क भी ठीक कर लेती हूँ। रिलेशनशिप्स जैसे बिल्ड करने चाहिए, मेरे पास एबिलिटी है। मैं बहुत रिक्लूज हो जाती हूँ कभी कभी। मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे जनरल बात करना नहीं पसंद है, मुझे एक्चुअल बात करना पसंद है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, तो मुझे उसमें थोड़ा बेहतर होना है। कभी कभी मैं बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहती हूँ, वो बहुत बड़ी वीकनेस है, आप नहीं कर सकते। तो हाँ, ये है, ये सारी चीजें हैं। काम कर रही हूँ मैं अपने ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग है अमन। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन, आकांक्षा कोई और क्वेश्चन है क्या? मेरे पास एक क्वेश्चन है। नहीं, अभी यहाँ पे हमारे दोस्तों के भी क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, और आपको अनाउंसमेंट भी करनी है इसके बाद। तो आखिरी क्वेश्चन जो अमन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे दोस्तों को, जो आपको अभी देख रहे हैं और जो इस रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, उनको लाइफ में एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे? इस सेशन से उनका टेक अवे क्या होना चाहिए? आप सोच भी सकते हैं, उसके लिए टाइम ले लीजिए। एक एडवाइस एकदम लाइफ को एकदम तुम अक्षय बोल रहे हो ऐसे। मतलब वन थिंग जो आपको लगता है कि जैसे प्राइसलेस है आपके एक्सपीरियंस से। हाँ, तो मेरी $1,000 टेक अवे। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास करके रिस्क लिया करो, और उसके ऊपर काम करो, सच में काम करो, फोकस के साथ। झूठ मत बोलो अपने आप से, न किसी और से, और सबसे पहले अपने आप से सच में काम करो। अगर किया है, रिस्क लिया है, तो सच में काम करो, सच में फोकस तरीके से करो। धीरे धीरे होंगी चीजें, और तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन कभी समय आएगा जब 100 चीजों में से 10 चीज तुम्हारे हिसाब से होगी, और जब वो होगी तो ऐसा, मतलब आपकी सुख का सीमा नहीं रहती। वो भी होता है, मोमेंट होता है वो, लेकिन वो भी होता है। सो it is just that you have to believe in yourself. You have to have the courage to believe in yourself. You can't let the world dictate what you want. You have to figure it out. And if you have figured it out, then you need absolute focus, a lot of hard work, and absolute honesty to pursue it. You cannot be compromising on those things. And I think, and you will fail, and you will not get immediate success, and that's okay, and that's fine.
Thank you so much, Aman. I think that's very inspiring. I wanted to end with that, पर प्रिंस का comment आया कि मेरे सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया. तो प्रिंस मैंने एक्चुअली पूछा नहीं, सॉरी मुझसे मिस हो गया. एक्चुअली हम तीनों से मिस हो गया. अमन की गलती नहीं है उसमें. अमन, प्रिंस का क्वेश्चन है कि मैम मुझे वीडियोस को एडिट करने में बहुत मजा आता है, पर मेरे पास इनफ इक्विपमेंट नहीं है. और आई थिंक ये जनरल लेवल का ये भी क्वेश्चन हो कि आईटीआई में आपको मल्टीमीडिया वगैरह काफी कुछ सिखाते हैं, फिर आपको जब एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी हैवी है राइट इन इक्विपमेंट्स की. आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लीज इसका आंसर. तो दो चीजें हैं. एक तो अगर आप तो जहाँ तक कैमरे की बात है तो कैमरा और बाकी इक्विपमेंट आप रेंट करो, लो मत, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं. ठीक है. और अगर जैसे हम लोग आईमैक्स से काम करते हैं या हाई एंड कंप्यूटर से काम करते हैं, उससे मत करो. फिगर आउट करो कि अडोबी कितने मिनिमम पे चल जाएगा, वो उस पे इन्वेस्ट करो अगर आप उस पे एडिट कर रहे हो तो. और अगर रेंटल रूम्स ले सकते हो और किसी ने पैसा दे रखा है तो रेंटल रूम्स ले सकते हो. देयर आर इनफ स्पेसेस इन दिल्ली एंड इन बॉम्बे एंड I don't know across India, but in Delhi and Bombay specifically, that you can rent out edit rooms also. So just do that. Take the money from the client, rent out the edit room, edit as much as possible, and then, you know, that's a good way to start. I think हमारे अब questions भी exhaust हो गए और हमारे पास time भी exact हमने वो cover कर लिया है. So Aman, thank you so much. आपने टाइम निकाला, हमारे साथ अपने टाइम स्पेंड किया और इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर करा. हमारे कमेंट्स में भी सब लोगों ने बोला है कि काफी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, लोग काफी इंस्पायर हुए हैं. थैंक यू सो मच. You're welcome. एंड आई थिंक आई जस्ट एंड दिस सेशन अभी. उससे पहले बच्चों में कोई एक और अनाउंसमेंट है सबके लिए. एक तो गाइज हम लोग आपको फीडबैक फॉर्म्स अभी लिंक भेज देंगे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो आप प्लीज उसको फिल कर दीजिएगा. उससे हमारी हम आपके अटेंडेंस भी एक बार मार्क कर लेंगे और जो भी आपको जैसे भी सेशंस लगे, जो भी आपको कुछ अगर बताना हो तो प्लीज बेझिझक लिखिए उसमें. एंड यस, हम अब मंडे से क्लासेस शुरू करेंगे, तो वी आर ऑल एक्साइटेड आपसे मिलने के लिए. अक्षय, आपको कुछ और कहना है अभी या फिर? आई थिंक एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कहना था कि आप लोगों के 9 व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए हैं. हमने एक और ग्रुप को ऐड किया है, फाइनेंस के एक ट्रेड को हमने ऐड किया है, तो ये मैं बाकियों को पहले बताना चाहता हूँ. दूसरी बात यह है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ. तो अभी हम वो आज रात या कल से करेंगे, रचना मैम करेंगी वो. तो आप लोगों को बस मैं इन्फॉर्म करना चाहता था ताकि आप घबरा नहीं जाए कि हमको ग्रुप से क्यों निकाला जा रहा है या नाम क्यों चेंज हो गया. एक ग्रुप में 90 लोग किसी के लिए भी मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा है फैसिलिटेटर के लिए, इसलिए हम उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो ये मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन देना चाहता था. अमन, थैंक यू सो मच. आई थिंक काफी इंस्पायरिंग रहा ये सेशन. बहुत कुछ सोचने के लिए है और हम आशा करते हैं कि आपसे दोबारा कभी टाइम लेंगे इस पायलट के दौरान अगर क्वेश्चंस और आए. थैंक यू वेरी मच अमन.